नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कहा था, हम वो लोग हैं जो नारी को नारायणी कहते हैं और नारी का अपमान किया जाना ठीक नहीं। नारी के सम्मान में ही राष्ट्र गौरव है। देश में हर हाल में नारी का सम्मान जरूरी है। ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हर हाल में आगे बढ़ाया जाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं को लेकर समाज की सोच बदलने पर जोर तो दिया, लेकिन क्या समाज ऐसा सोच रहा है और क्या ऐसा सोचेगा? क्योंकि दुमका से लेकर दिल्ली तक और नोएडा से लेकर फरीदाबाद तक जिस तरह महिलाओं के खिलाफ हिंसा, अत्याचार, अभद्रता और अपमान की घटनाएं सामने आई हैं, वो दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं, बेहद शर्मनाक हैं। राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो के ताजा आंकड़े भी परेशान करने वाले हैं। हद यह है कि राजधानी दिल्ली में ही 2020 के मुकाबले 2021 में महिला अपराध के मामले 40% बढ़ गए हैं। देश में हर घंटे बलात्कार की 3 वारदात दर्ज होती हैं और जो दर्ज नहीं होती हैं वो अलग हैं। तो क्या महिला सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान की बातें हवा हवाई हैं? क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध की वजह लचर कानून है या फिर समाज इस कदर संवेदनहीन है कि जब तक खुद पर नहीं बीतती है वो इसे अपराध नहीं मानता? क्योंकि बिल्किस बानो के दोषियों को जिस तरह सम्मान दिया गया वो भी समाज की संवेदनशीलता पर सवाल है। दरअसल नारी को नारायणी और दुर्गा का रूप हम भले ही कहें, लेकिन मानते नहीं हैं और सवाल क्यों और क्या किया जाना है ये जरूरी है। तो इसी पर बातचीत के लिए आज एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। तो स्टूडियो में खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आपका परिचय उनसे करवा दें। हमारे साथ डीसीपी सुमन नलवा जी इस वक्त मौजूद हैं। सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बीजेपी से आरती मेहरा जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस तरफ आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी से पूनम पंडित हमारे साथ जुड़ गई हैं। एलन राव साहब हमारे साथ मौजूद है। आप फॉर्मर डीसीपी हैं, एडवोकेट हैं। हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी भी मौजूद हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत आज मैं योगिता आपके साथ करना चाहूंगी। आप लोग लगातार फील्ड पर काम कर रहे हैं। पिछले काफी वर्षों से आप महिला अधिकारों से लेकर उन पर होने वाली एट्रोसिटीज को लेकर काम कर रही हैं। क्यों परिस्थितियां नहीं बदलती? और खासकर अगर मैं निर्भया को एक लैंडमार्क मानूं, उसके बाद से अब तक भी जो हालात बदलने चाहिए थे वो नहीं बदले। ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि 15% और बढ़ोतरी हो गई है रेप के मामलों में। जब निर्भया का केस हुआ था और हमने सोचा था चीज़ें बहुत जल्दी बदलेंगी, इतने कानून भी आए और सब कुछ हुआ और बहुत उम्मीद भी जगी उस केस के बाद कि बहुत सुरक्षा आने वाली है और चीज़ें सब बदलने वाली है। पर ज़मीनी स्तर पर, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल भी करती हूँ हिंदुस्तान में, तो मैंने देखा है ज़मीनी स्तर पर अभी कुछ नहीं बदला है या बहुत कम बदला है। जितना हम चाह रहे थे वो परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि वो परिवर्तन खाली सरकारों के उससे नहीं बदलेगा। इसमें समाज का भी पूरा एक दायित्व बनता है। सोच बदलने की बात है। सुमन नलवा जी, आप तो कानून को बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं और लगातार, क्योंकि जब आप काम करते हैं आप ऐसे केसेस से रोज 2-4 होते हैं। देश की राजधानी दिल्ली हाल ही में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जो है वो घोषित कर दी जाती है। दुमका का एक केस हम देखते हैं जहां पर अगर लड़की ना कह देती है तो पेट्रोल छिड़ककर आप भाग जाते हैं। कोई भी इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकता है कि उसे कानून का डर नहीं कि एक लड़की को जिंदा आप जलाकर भाग जाएंगे और कुछ नहीं होगा? हम देखते हैं कि आरोपी मुस्कुरा रहा है। कहां चूक हो रही है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक ब्रांडिंग, एक हमारी कैपिटल की ब्रांडिंग की वो बिल्कुल अनसेफ है, ये कहना गलत है। दिल्ली पुलिस ने जितने प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं महिलाओं के लिए, मुझे नहीं लगता किसी और पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड में लिए होंगे। एक जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो अपने आप को स्टैटिस्टिक्स में बांधना नहीं चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन भी देखना चाहिए। जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उसमें क्या हम बात करते हैं ईज़ ऑफ रिपोर्टिंग की? क्या हम बात करते हैं कि महिलाएं अब इजीली रिपोर्ट कर पा रही हैं, पहले नहीं कर पा रही थी? फिर दिल्ली का सोशो इकोनॉमिक कल्चर क्या है? क्या यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप ज़्यादा हैं? क्या रेप के वो वाले केसेस ज़्यादा हैं जहाँ पर रिफ्यूज़ल टू मैरी है उसके बाद होते हैं? क्या क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सोशल प्रेशर्स कम है, इलोपमेंट के केसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए जो बाद में रेप में कन्वर्ट होते हैं? लेकिन आप क्या कानून को कमजोर मान रही हैं? मैं बिल्कुल जिस घटना का मैंने जिक्र किया, क्यों उस लड़के के दिल में ये खौफ नहीं था कि अगर मैं लड़की के ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला दूंगा तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नहीं हो सकता सभ्य समाज में? उसके भीतर ये डर क्यों नहीं था? जो हमारा 2013 में जो ये चेंज आया था, द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ था, आई थिंक इससे
मैं कह सकती हूँ कि जो हमारा इंडिया का, भारत देश का जो कानून है महिलाओं के सपोर्ट में जो बना है, ये बहुत प्रोग्रेसिव। आई डोंट थिंक किसी और कंट्री में इतना प्रोग्रेसिव लॉ होगा। लेकिन जब आप भय की बात करिए, जब क्राइम ऑफ पैशन है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि जो एक्यूज्ड है वो अपने एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस जानता है। मैं आपका ये पॉइंट लेती हूँ कि शायद उनको ये नहीं समझ में आया कि उनके इस एक्शन का नतीजा क्या होगा, या उस बात की कंप्लीट जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर भी जिन लोगों को जानकारी है वो क्या कर रहे हैं, और ये सवाल आरती जी मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आप दिल्ली की मेयर भी रह चुकी हैं, आप बीजेपी की नेता भी हैं। हम ये देखते हैं कि बिल्किस बानो पर जो है इतनी लंबी एक कानूनी लड़ाई चली, जिसको लेकर इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें उस महिला ने खाई, वो पूरा इतिहास मौजूद है। लेकिन जब उसके बलात्कारी रिहा होते हैं, एक सभ्य समाज कैसे उनका वेलकम कर सकता है? और अगर वेलकम हुआ तो उसे कंडेम किए जाने की जो एक आवाज होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं उठी सभ्य समाज के भीतर से, पॉलिटिशियंस के भीतर से, बड़े नेताओं के भीतर से? देखिए, ये चुनौती जो है यो हमारे पुरुष प्रधान देश में बहुत बड़ी है। बहुत कुछ किया जा चुका है, बहुत कुछ किया जा रहा है, और बहुत ही कुछ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो संवेदनशीलता, शिक्षा और एक माइंडसेट को चेंज करने का पूरा जोर देने की ज़रूरत है। न सिर्फ परिवारों के भीतर से, स्कूलों के माध्यम से, एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी सुमन जी कह रही थी कि हमारे देश का कानून, खास तौर पे निर्भया के बाद 2015 दिसंबर में राज्यसभा जो वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के बाद इतना स्ट्रिंजेंट लॉज बने हैं, जिसमें स्टॉकिंग भी है और जिसमें हर तरह से मतलब देखना तक, घूरना तक, और उसके अलावा बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत कठोर है, और दंड भी अब तो मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान है। प्रधानमंत्री जी लगातार, सरकारों की कोशिश है, वो अपने सरकार के माध्यम से बहुत जरूरी जो है। आरती जी, कानून सख्त है। नहीं, कानून मैं ये भी पूछ रही हूँ कि समाज बलात्कारियों को कैसे वेलकम कर सकता है? क्या ये बलात्कारियों को और उस सोच को सपोर्ट करने वाली कोशिश नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सभ्य समाज में इसको बिल्किस बानो के अपराधियों का स्वागत आप इसे जायज बहुत गलत, बहुत गलत, अमानवीय, और जिस तरह की घटना अभी दुमका में हुई या संगम विहार में गोली मार के मारी गई, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो एक मांग उठी थी और जिसकी लोकसभा में चर्चा भी हुई थी कि 6 महीने से 1 साल के अंदर ऐसे अपराधियों को, ऐसे धुरंधर लोगों को 6 महीने के अंदर सरेआम लिंचिंग करके लोगों के द्वारा उन्हें सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये सभ्य समाज में रहने योग्य नहीं है और इनका अंजाम वैसे ही होना चाहिए। पूनम, यहाँ पर आरती जी ये कह रही हैं कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन सवाल जब यहाँ पर आता है कि किस तरह से आरोपियों को ही कई बार राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें इस बात का डर नहीं है कि हम ऐसा कर देंगे तो कुछ हो जाएगा। अभी त्यागी का नाम भी इसमें हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, बिल्किस बानो का स्वागत करने वाले इसमें भी हैं, और कांग्रेस जहां पर राज कर रही है, राजस्थान, वो रेप के मामलों पर अव्वल है। देखिए, तो दामन किसी का साफ नहीं है। बिल्कुल। अभी मेरी जो साथी हैं सुमन जी, वो बता रही थी कि हमारे जो देश में निर्भया कांड के बाद में इतने मजबूत जो कानून बने हैं महिलाओं के लिए, लेकिन कानून बनना मजबूत एक अलग तरीके की बात है, और उनका इस्तेमाल करना और उनका खौफ होना, और सरकार के जो लोग हैं, अभी मेरी बड़ी बहन जो आरती जी बता रही हैं कि ये बिल्कुल निंदनीय है कि बिल्किस के जो बलात्कारी थे उनको छोड़ना, उनका स्वागत करना। अभी मैं अपनी बड़ी बहन से एक सवाल करना चाहूंगी कि जिस विधायक ने ये बोला है कि वो तो ब्राह्मण थे इसलिए वो संस्कारी होते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं, क्या वो विधायक जो हैं उनको पार्टी से निकाला? क्या उनके पद से उनको दूर किया गया? क्या उस विधायक पे कोई मुकदमा हुआ? दूसरी बात, अभी यहां महिलाओं की बात है, मीनाक्षी लेखी सांसद है दिल्ली से, 6 साल की बेटी का बलात्कार करके और उसको जला दिया था चिता पर पे। क्या 12 महिला मंत्रिमंडल में है हमारे देश की जो सरकार है? हम ऐसी महिलाओं को देखते थे, ऐसी महिलाओं को सुनते थे जो बात बात पर बोलती थी। और मेरी बड़ी बहन भी बहुत अच्छा बोल रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर के। क्या एक भी बिल्किस कांड पर कोई नहीं बोली? जब हाथरस में कांड हुआ था, रात के अंधेरे में 2 बजे एक बेटी को जला दिया गया, सबसे दर्दनाक और खौफनाक वो तस्वीर थी हमारे देश की। क्या किसी महिला बोली?
कोई बहुत महिला अच्छी बोली बात है जो नहीं। सवाल आप उठा रही हैं। बिल्कुल। प्रियंका गांधी के राजस्थान में सबसे ज्यादा केसेस हैं 2020 के मुकाबले 19%, 19% ज्यादा केसेस। प्रियंका गांधी क्यों चुप है अब तक? अब आप एक बात बताइए, क्यों नहीं वो यहाँ से सुनिए, मिसाल कायम जब करते हैं? आपके घर की अगर बात है, अपनी सरकार के आपके खिलाफ घर की बात है तो अपने देखिए, मैंने सबसे पहले विरोध किया, मैंने सबसे पहले विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया और उन पे यूपी। प्रियंका गांधी क्यों नहीं कर रही है विरोध? प्रियंका गांधी ने प्रियंका विरोध गांधी किया। कब आप करेंगी? सुनिए मेरी बात, कब किया? अगर किसी घर की बात है, अगर हमारे नहीं, घर एक की सेकंड, परिवार एक की सेकंड, बात एक है सेकंड। तो हम अपनी एक बात सेकंड। को रख सकते हैं, मुझे ये लेकिन बताइए, हमें नहीं, सबसे ठीक है, ज्यादा बात ठीक कहाँ है। उठानी होगी जहां हमारी बात नहीं मुझे ये सुनी जाएगी। बताइए, प्रियंका गांधी का कौन सा ट्वीट आया, हम यहाँ क्या सार्वजनिक चाह रहे जीवन हैं? में उनका कौन सा स्टेटमेंट आया जहां पर वो राजस्थान की घटनाओं को लेकर अशोक गहलोत जी के सामने चिंता जाहिर कर रही हैं? जब कब आया अशोक बताइए? गहलोत जी ने पहले ही इस पे कानूनी कार्रवाई कर दी तो उस बात को क्या उठाना, जिस बात पे नहीं हुई हम तो उन्हें उठाएंगे ना। अरे मैडम, अगर टॉप पे है। राजस्थान में टॉप पर है देखिए, आपका राज्य। अभी बात सुनिए, कैसे? अभी राजस्थान में बलात्कार वाला केस हुआ, अभी कई सारी एक कंटिन्यू जो है बहुत ज्यादा ऐसी घटनाएं हो गई हैं जो दिल दहलाने वाली हैं, वो समाज के लिए भी ठीक है, सही मतलब नहीं सिर्फ है। बीजेपी हमारे रूल प्रदेश के स्टेट्स नहीं, में बिल्कुल नहीं। राजस्थान मैं- टॉप पर है, इससे देखिए, फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं इससे फर्क फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ता। पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? लेकिन पिछले हमने साल के बात उठाई है, मुकाबले हमने बात 19%। उठाई है और ठीक है। वहां पे इन चीजों पर हाँ, ठीक है। मुकदमे भी हुए हैं, मीनाक्षी ऐसा जी, नहीं है मैं नहीं एक हुए बात हैं। कहना चाहती अभी हम हूँ। देश की बात करें, मैं ठीक है। उत्तर प्रदेश में और राजस्थान की भी बात करूंगी। मैडम, राजस्थान मैं- देश में ही मैं- आता है, देश से बाहर नहीं आता है। है, मैं ठीक है, राजस्थान की भी बताइए। बात करूंगी, लेकिन पूनम मौजूदा जी, सरकार से पूनम भी जी, सवाल हम करूंगी। ठीक है। किसी भी सरकार को ले लें, किसी भी सरकार को ले लें, किसी भी सरकार में जो सरकारें हैं वो जनता की चुनी हुई सरकारें हैं, वो तेरी मेरी सरकारें नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है ये इतना संवेदनशील मुद्दा है, इस पे संवेदनशीलता से कुछ एक्सपर्ट लोग बैठे हैं यहाँ पे, हमें इनका हल, हमें इसकी सोच कैसे बदलनी है, इस पे हमें किस तरह से एक्सरसाइज और दृढ़ता से लेकिन एक करनी महिला है, नेता हमें होने उस के पे नाते, चर्चा करनी आरती है। जी, क्या जी। आपको इस बात की चिंता या इस बात से परेशानी नहीं होती है कि जब मेरे को बहुत बलात्कार परेशानी और होती है। ऐसी सोच के आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने लगता है या उनको एक सामाजिक संरक्षण मिलने लगता है, तो कैसे आप बात करेंगे नहीं, कि बिल्कुल, आधी आबादी को पूरी आजादी दीजिए, उनको सम्मान से जीने का हक दीजिए? बिल्कुल बिल्कुल। भाई, मुझे श्रीकांत त्यागी के संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए आ गया ना त्यागी समाज, आगे होने लगी ना पंचायतें उनके लिए। ये कैसे जायज ठहराया जा सकता है? बिल्कुल जायज नहीं ठहराया जा सकता सभ्य समाज में, और एक महिला होने के नाते, आधी आबादी के रिप्रेजेंटेशन के नाते मैं बिल्कुल इसको किसी भी हाल में अप्रूव नहीं करती हूँ। और चाहे वो किसी भी स्टेट का मसला हो, कोई भी सरकार वहां पे रूल करती हो, किसी भी स्टेट में कितने भी, मुझे लगता है महिलाओं को, और खास तौर पे जो राजनीति में है या बड़े पदों पे हैं, चाहे पुलिस के पदों पे हों, उन सबको आगे बढ़ के इसको रोकने की जरूरत है। राव साहब, देखिए, बड़ी चिंता होती है ये देखकर कि चाहे श्रीकांत त्यागी जैसे चेहरे आपको दिखाई दें, बिल्किस बानो के दोषी आपको दिखाई दें, या फिर नेताओं का ये कहना है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, या फिर मुझे एग्जैक्टली याद है कि एक विधायक थे जिन्होंने विधानसभा के भीतर ये बोला कि अगर अब रेप हो ही रहा है तो उसे एंजॉय करिए। इस तरह के स्टेटमेंट पॉलिसी मेकर्स अगर देंगे तो फिर हम कहां से ये बात कह पाएंगे खड़े होकर एक मजबूत जमीन पर कि नारी नारायणी है, उसके सम्मान की बात हो? देखिए मीनाक्षी जी, जिस प्रकार से पॉलिटिसाइज किया जाता है हर इंसिडेंट को, और ख़ास तौर से वो जो कि ये कहते हैं कि ये हो गया तो कोई ख़ास बात नहीं है, और जैसे बिल्किस बानो वाला केस तो आम पब्लिक ने इसको दुत्कारा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी कि उनका रेमिशन किया जाए सज़ा में? नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो कन्विक्टेड आदमी थे, तो उनको पूरा सज़ा मिलने का पूरा उनको ज़रूरी था, वो होना चाहिए था। इसके अलावा जो भी ऐसे केसेस में जो पॉलिटिसाइज करते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, उनको नहीं, उनसे बचना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं चाहूँगा कि पॉलिटिकल जो पैटर्नेज है, पॉलिटिकल संरक्षण है ऐसे क्रिमिनल्स का, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या और भी कई पार्टी हैं, जो उनके लोग अगर ऐसे आचरण में मिलते हैं तो उनको स्ट्रेट वे पॉलिटिकली उनको डिबार किया जाना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। ये पिक एंड चूज नहीं हो सकता कि किसी को तो छोड़ दिया, किसी को कर दिया। जैसे आपने उदाहरण दिया किसी विधायिका की बच्चों से गलती हो जाती है, मैं नाम दे देता हूँ, सपा पार्टी के कोई आदमी थे, नेता थे, उन्होंने ये बोला था ऐसा करने से बच्चों का उत्साह कितना बढ़ेगा। आप देखिए ना, साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग हो जाएंगे। देखिए हमारे नेता ऐसे कह रहे हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रेप के केसेस में जो ट्रायल होता है इतना लंबा हो जाता है। आप सबसे इंपॉर्टेंट केस देश का था ये आपका निर्भया केस 2013 वाला, और सजा कब हुआ ये आप देख लीजिए। लेकिन सर, आप कह रहे हैं या सुमन जी ने कहा, मैं आपकी बात से एक लेवल पर अग्री करती हूँ कि जब स्पेसिफिकली दिल्ली की बात हो रही है, राजधानी की बात हो रही है, वहां पर केसेस की रिपोर्टिंग और वो सब एनालिसिस एक अलग केस है। लेकिन जहां पर गांव खेड़ों से खबरें आती हैं, क्या वहां पर भी इतनी तेजी से केस रिपोर्ट होते हैं? क्या वहां पर मेडिकल जो जिनके साथ बलात्कार हुआ है उनका मेडिकल सही तरीके से हो पाता है? क्या वैसी
कैसी एक्सपर्टीज है, ये सवाल के दायरे में है, ऐसी तमाम रिपोर्ट्स आती हैं। पर मैं कुलकर्णी जी के पास अब जाना चाहूंगी। ठीक है सर, आइए उनका ओपनिंग रिमार्क्स एक बार हो जाए। कुलकर्णी जी, देखिए कानून को लेकर हमने कई सवाल खड़े किए, राजनीतिक संरक्षण को लेकर यहां पर बात हो गई, लेकिन इस पूरे मामले का महिलाओं के सम्मान को जब एक बड़ी पिक्चर के रूप में आप देखते हैं तो उसका एक सामाजिक पहलू भी है। समाज में रिप्रेजेंटेशन क्या आपको बराबर मिल रहा है? इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पर क्या वो रिप्रेजेंटेशन आपको मिल रहा है? क्या हर क्षेत्र के दरवाजे आपके लिए उतने ही खुले दिल से खुल रहे हैं पहले के मुकाबले? जब आप दूर से इस परिस्थिति को देखते हैं, आपका इस पर क्या एनालिसिस है? मीनाक्षी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आधी आबादी पूरे विश्व की, भारत की, क्या इतनी लाचार है? क्या अपने आप को प्रोटेक्ट करने में बिल्कुल इतनी नाकामयाब है? और इसके लिए मैं कई बार कहूँगा जो वैल्यूज़ हैं, वो जो मानसिकता है, वो घर से शुरू होती है। अगर आप मेल चाइल्ड के लिए लगेंगे, मानसिकता आपकी हर हमेशा ऐसे रहेगी तो मुश्किल है। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि हर औरत ने अपने हक के लिए लड़ने की पूरी काबिलियत होनी चाहिए। कैसे कैसे हो सकता है? आधी आबादी और वो मांगे पूरी आज़ादी, यानी कि जो मेल पॉपुलेशन है उसको सोचना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है। ये जो मानसिकता है, ये सरकार कानून बना सकती है, हर सरकार अच्छे कानून बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं। बट सर, अगर एक लड़की सो रही है अपने घर में, लड़का आकर पेट्रोल डालकर आग लगाकर चला जाएगा, अपने इस मामले में कैसे सुरक्षा करेगी? ऐसे कई केसेस हैं। ये क्यों हुआ? अब ये सोचने वाली बात है कि ऐसे कैसे हुआ। अगर मैं कहता हूं, अगर कानून इतने सख्त हों कि 15 दिन के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई उसको मिलती है तो ऑटोमेटिकली सबको इमेज आता है। अगर आपने ये कार्रवाई की और 15 दिन के बाद आप भूल गए और कुछ नहीं हुआ, गलत है। हमारे साथ संध्या बजाज जी भी इस वक्त आ गई हैं स्टूडियो में। आप पूर्व सदस्य हैं एनसीपीसीआर की। संध्या जी, एक परिस्थिति क्या समाज में ऐसी भी बनती हुई अब दिखाई दे रही है, चाहे उसे विचारधाराओं का द्वंद्व कह लें, कि अब पीड़िता के भीतर भी जाति, धर्म, वो किस समाज से आ रही है, ये खोज लिया जाता है और उसके हिसाब से हम कहां खड़े हैं, इस घटना का विरोध करें या ना करें, ये स्टैंड लिया जाता है। जी, क्या ऐसी परिस्थिति भी आ गई है समाज में? बिल्कुल, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि इस प्रकार की स्थिति आज हम अपने में देखते हैं। सरकारें कहाँ कौन सी हैं, कौन सी पार्टी की सरकार है, कौन सी जाति है, कितनी उम्र है, किस तरह से बात है, वैसी मतलब हर आईना चश्मा जो है लोगों ने डिफरेंट पहने हुए हैं। एक जैसे, काश सारी महिलाएं एक जैसा चश्मा पहनती और महिला के ऊपर जो उत्पीड़न होता और उसको वो उसी वे में देखती तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। जो अभी भी दुमका में जिस तरीके से घटना हुई, मैं उसमें कहना चाहूँगी कि बीइंग ए लॉयर भी कहना चाहूँगी कि जो लड़के को पकड़ के जा रहे थे पुलिस, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, माने ही वॉज नॉट अशेम्ड। तो अगर ऐसी हमारा समाज बनता जाएगा, इस तरीके से होता जाएगा, तो बताइए आपकी क्यों नहीं लोग जो हैं इसमें ज़्यादा, हम लोग आधी आबादी में पूरी आज़ादी दीजिए। 75 साल हो गए, अभी महिला आरक्षण बिल पास करने का कहा है हमारे प्रधानमंत्री ने। एक बहुत बड़ी आशा जगी है कि हाँ होगा, अगर वो कुछ कहते हैं तो करते हैं, चलो ठीक है होगा। लेकिन जब भी होगा तो मैं उसके बाद का भी कहना चाहूँगी आपको कि बहुत सारे जो ऐसे लोग आएंगे, ऐसी महिलाएं आएंगी जो एमपी की वाइफ हैं, एमपी की बेटी हैं, वहाँ के एमएलए की डॉटर इन लॉ हैं, वहाँ का ये है, माने आज भी 69% ये रेशो है पूरी कि आज भी पंचायत, नगर निगम, मेयर और ये और वो जहाँ जहाँ पे भी चुनाव होते हैं, आरती जी अपवाद हैं, बहुत बड़ा अपवाद है, बहुत सारी महिलाएं अपवाद भी हैं, परंतु ज़्यादातर, मैं हरियाणा से आती हूँ, मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर भी अपने सरपंच की बहू कौन है, उसने ले आओ, फलाने ले आओ, वह लड़ सकें इलेक्शन। अरे भाई, इलेक्शन लड़ सकना महिला ने खाली थोड़ी लड़ना है, पूरी पार्टी तुम लोगों ने सभी ने लड़ना है, तो कुछ आम महिलाओं को लाइए। आपके वक्तव्य के मैं दो महत्वपूर्ण बिंदु यहां समझ पा रही हूं कि इस पूरी समस्या का एक राजनीतिक पहलू जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक सामाजिक पहलू जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और योगिता, आपको मैं जोड़ती हूं यहां पर। देखिए, छोटी सी घटना है, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट समाज में पड़ता है, उसको हम जरा उसका विश्लेषण यहां पर करते हैं। श्रीकांत त्यागी को लेकर एक जबरदस्त बहस जो है सोशल मीडिया से लेकर आम समाज के बीच में छिड़ी, उसके बाद उसकी धरपकड़ भी हुई, माफी तक मंगवाई गई, उसने खुद भी कहा कि हाँ मुझे अफसोस है मैंने ऐसा किया। अनु त्यागी से मिलने के लिए ही समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंच जाता है। क्या जाहिर करना चाह रहे हैं आप, क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि उसने गलत किया, लेकिन दूसरी तरफ जब आप ये कह रहे हैं कि त्यागी समाज से वो आता है, उसके साथ गलत हो रहा है या बहुत ज्यादा एग्जैजरेट मामले को कर दिया गया है, जिस वीडियो में वो व्यक्ति बदतमीजी करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी क्या कोई और सबूत चाहिए लोगों को?
ये कौन लोग हैं जो इस तरह से आके खड़े हो जाते हैं? मीनाक्षी जी, बहुत शर्मनाक है कि अभी भी आज भी हम ऐसी जो घटनाएं हैं, जो महिलाओं के प्रति अत्याचार हैं, बच्चों के प्रति अत्याचार हैं, उसको जाति, धर्म, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ के देखते हैं। महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार है, उसको उसी नज़र से देखना चाहिए और मुझे लगता है उसको किसी भी धर्म जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। जो निकल के सड़क पर आए श्रीकांत त्यागी को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं उनसे पूछती हूँ कि अगर आपके घर में ऐसा हो, आपकी महिला के साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा? तो मुझे लगता है वही जो मैं बार बार बात कर रही हूँ, क्योंकि हमने भी इतने सालों से बहुत सारी चर्चाएं कर ली, बहुत सारे डिस्कशन कर लिए, निष्कर्ष यही निकला है कि जो समाज के व्यक्ति हैं वही सत्ता का भी वो प्रतिनिधि होते हैं, तो वो समाज से निकल कर आते हैं। और जो सर ने भी बात करी, सबने बात करी कि लड़कों का सुधार तो लड़की का बचाव, लड़कों को समझाओ तो लड़की को बचाओ, बेटी को बचाना है तो बेटों को समझाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने से बेटी नहीं बचेगी जब तक ये पुरुष मानसिकता नहीं बदलेगी। उसको बदलने के लिए मैं सच में बता रही हूँ, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, मेरी दोनों बहनें यहाँ पर बैठी हैं, जमीनी स्तर पर 0 आउट ऑफ 100 काम हुआ है, 0। अगर क्योंकि सामाजिक चेतना का काम मेरी संस्था करती है, हम लगातार गांव कस्बों में जाते हैं, पंचायत लेवल पे जाते हैं, कोई काम नहीं हो रहा ऑन ग्राउंड। और सबसे बड़ी जो लानत है आज जो हमारा सबसे बड़ा ब्लोट, जो हिस्ट्री हमें कभी माफ नहीं करेगी, बिल्किस बानो के साथ जो अन्याय हुआ है, हमें हिस्ट्री, इतिहास माफ नहीं करेगा। और जो इस पे चुप हैं, चाहे वो हमारी महिला मंत्री क्यों ना हो, मुझे शर्म आती है कि महिला अधिकारों की बात जो कितना खुल के करती थी जब कांग्रेस की सत्ता थी, वो आज चुप्पी धार के बैठी हुई हैं। हमारी स्मृति ईरानी जी जो महिला मंत्रालय चलाती हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट तक नहीं दी। नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर केस, वो किसी भी केस में कोई स्टेटमेंट नहीं देती है। तो हम कैसे एक्टिविस्ट जो हम लोग दिन रात काम करते हैं, हमारा मनोबल कैसे बनेगा? अब इस पे आपका रिएक्शन मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि देखिए हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सदन के भीतर जब द्रौपदी मुर्मू जी के लिए अपशब्द उन्होंने कहे कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने, तो उन्होंने जिस तरह से, जिस अंदाज में भाषण दिया, समाज में लोगों ने खुले दिल से उनका स्वागत किया कि हाँ, कोई अगर राष्ट्रपति के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, किसी महिला के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसे रोका जाना जरूरी है, माफी मांगी जाए। और कितना बड़ा वो एक पॉलिटिकल मामला बना वो याद है। लेकिन फिर दिखाई देता है कि किसी दूसरे मामले पर आपका कोई रिएक्शन ही नहीं आया, वहां पर एक सिलेक्टिव चुप्पी थी। तो ये जो सवाल है वो आम जनता के भीतर भी है कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? नहीं, पॉलिटिकल कंपल्शंस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और जब हम चुन के आते हैं तो हमें उठ के, जैसे कहते हैं, अपने उस पे रहते हुए जो आपने अपने लिए तय किए मापदंड, उनसे उठ के बात करनी चाहिए। मैंने हमेशा राजनीति में आगे बढ़ के जो भी गलत था उसको खुल के गलत कहा और ऑन किया, और ऑन करके ये भी कहा कि अगर वो हमारी तरफ के लोगों की गलती है तो उनको वही दंड मिलना चाहिए, उनके साथ भी वही होना चाहिए। ना खुल के बोल रही हूँ कि हमें जिस लक्ष्य को लेके हम चलते हैं, जिन बातों को लेके चलते हैं, जो हमने अपने लिए सोच रखी, बीजेपी भी चूक रही है ना उस मामले में? नहीं, बीजेपी में देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल क्लियर है, उनका नेतृत्व बिल्कुल क्लियर है, और उसमें हमारी सेंसिटिविटी नारी के प्रति, नारी के डिग्निटी के प्रति उनकी इतनी जबरदस्त, नहीं, एक्शन में है। देखिए वो ये कहते हैं कि शिक्षित करो, और उसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा वो तैयार करके दिया है। उन्होंने ये कहा कि महिला सशक्त होगी, मेरे पास है, नहीं, महिला सशक्त होगी, मध्य प्रदेश टॉप पर है बच्चियों से रेप के मामले में। बड़े शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। और आपकी सरकार है वहां बीते कितने वर्षों से। मैं शर्मिंदा हूं, मेरा कंसर्न। हमारे साथ इस वक्त आशा जी भी जुड़ रही हैं। ठीक है मैम, आती हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त आशा, एक सेकंड मैम, ठीक है, आशा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशा जी, स्टूडियो की चर्चा आप तक भी पहुंची होगी। बड़ी तकलीफ होती है कि आज भी हम लगभग वही चर्चा कर रहे हैं जो निर्भया के समय पर बात हो रही थी कि लड़कियों के लिए क्या बदला है, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या बदला है। और परिस्थिति चिंताजनक इसलिए होती जा रही है कि अब बलात्कारों के मामले में भी, ये हमारे राज्य का मामला, ये विपक्ष के राज्य का मामला, लड़की उस जाति की, उस धर्म की, उस समाज की, ये सब भी देखा जाने लगा है। आप जब इन घटनाओं को देखती हैं क्या सोचती हैं उस वक्त आशा जी? जी, हम तो आज भी अभी सुन रहे हैं और भी सुनते हैं, तो हमें तो यही लगता है कि आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं, कुछ भी नहीं बदला है। अच्छा, जो बात हो रही है कि क्राइम हो रहा है, सब कुछ है,
लेकिन जो कुछ बातें हो रही है, क्या उस पे 1/3 भी काम होता है? तब से तो मनोबल यहाँ बढ़ता है कि जो भी क्राइम घटना होती है, बच्ची मर जाती है या महिला मर जाती है, लेकिन जब वो बात मुजरिम की सजा की आती है तो या तो जाति का विवाद आ जाएगा, या पार्टी का विवाद आ जाएगा, या धर्म का विवाद। अरे मैं तो ये कहती हूँ कि चाहे किसी धर्म की बेटी हो, बेटी तो बेटी है, महिला तो महिला है, और क्राइम क्राइम है। आप इस पे क्यों बात करते हैं? आप इस पे बात क्यों नहीं करते हैं कि एक महिला के साथ क्राइम हो गया, एक महिला को जला दिया गया, मुजरिम को पकड़िए और उसको सजा दीजिए। लेकिन यहाँ तो बात खाली बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, ये वो करके सारा मुद्दा ही खत्म हो जाता है, कोई इस पे बात ही नहीं करता है। मैं कहती हूँ कि जो भी कानून है, अगर उसके तहत भी मुजरिमों को सजा मिले तभी भी हद तक हम बच्चियों को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन नहीं, हम बात करते हैं कि हमारी आजादी या हम पॉलिटिक्स में 50% जाएंगे। क्या जो भी महिलाएं किसी पार्टी में हैं वो महिलाओं के लिए आवाज उठा रही हैं? तो कौन गारंटी देगा कि 50% महिलाएं पॉलिटिक्स में जाएंगी तो महिलाएं के लिए काम करेंगी? तभी भी वो अपने पार्टी के लिए काम करेंगी, अपने पतियों के लिए काम करेंगी, अपने घर के लिए काम करेंगी। मैं यही कहना चाहती हूँ, चाहे जिस किसी के सरकार हो, जो भी कानून हो, कानून के तहत जब तक मुजरिमों को सजा नहीं मिलेगी, जब तक जिस तरह से क्राइम कर रहे हैं उनको सजा नहीं मिलेगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक खुद पर नहीं बीतती है तब तक किसी को फर्क नहीं पड़ता है। मुजरिम एक परिस्थिति ऐसी पैदा हो हंस गई रहा है, कस्टडी में हंस रहा है, तो हंस नहीं रहा है, वो जो हमारे सरकारी हैं, जो हमारे सिस्टम है, उन पे वो तमाचा मार रहा है कि हम भी छूट जाएंगे, हमको भी कोई हेल्प करेगा, हम भी छूट जाएंगे। आशा जी की इसी बात को लेकर पूनम मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, वो ये कह रही हैं कि कानून इतना लचर है कि एक व्यक्ति जो एक बच्ची के साथ अत्याचार करता है, बड़ा मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ता है। कानून लचर है। और इसके लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण और रख रही हूं। देखिए, हालात ये हैं, कानून की कमजोरी देखिए कि राजस्थान में ही बलात्कार को लेकर 14 ऐसे आरोपी हैं जो जमानत पर छूटते हैं और फिर दुष्कर्म को अंजाम देते हैं। यह सवाल महत्वपूर्ण है, यहां पर कमी छूटती है। जी बिल्कुल। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई मैं राजस्थान की घटना पे नहीं बोलूंगी। जिस चीज की जो घटना गलत है तो मैं गलत का हमेशा से विरोध करूंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगी, मैं वहां की घटना का विरोध करूंगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, देश में सरकार है, हमारी भी सरकार रही है देश में, लेकिन जिस देश में एक महिला की साड़ी खींची जा रही हो, कभी सतयुग के जमाने की बात होती हो, द्रौपदी चीर हरण होता हो उस देश में, और जब सत्ता तुम्हारी हो, ठीक उसके बाद में फिर आप ही के नेता जाकर के स्वागत करते हो बलात्कारियों का। फिर आपकी एक ऐसी नेता जो बार बार कहती, बिल्कुल गलत, आपने भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था कि राष्ट्रपति को गलत शब्द बोला अधीर रंजन चौधरी ने, बिल्कुल गलत बोला, मैं बिल्कुल घोर निंदा करती हूं, लेकिन उस गलत को गलत हमने बोला। लेकिन अब जब 11 कैदियों को छोड़ा गया, क्या किसी भी एक नेता ने गलत बोला? अभी यहाँ देवेंद्र फडणवीस ने बोला, देखिए सदन में बोला, सदन में उन्होंने बोला, देवेंद्र फडणवीस ने बोला, क्या स्मृति ईरानी जी ने बोला, क्या हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, जब वो हमारी सोनिया गांधी से माफी मंगवाने, बिल्कुल जी गलत बात है। अगर हमारी पार्टी के लिए आप बोल रहे हो, हमारी पार्टी का कोई नेता तो पार्टी जिम्मेदार है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन अभी बलात्कारियों को छोड़ा गया 11 को। अभी बुलंदशहर की मैं रहने वाली, बुलंदशहर में बलात्कार हुआ, कठुआ पर नहीं बोली स्मृति ईरानी। क्या इन सब, देखिए मेरी नेता से माफी मांगने की बात कही है, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी नेता ने गलत किया है तो बिल्कुल मांगनी चाहिए, मेरे पार्टी के लोगों ने गलत किया है तो बिल्कुल मांगना चाहिए। लेकिन इन सबकी जिम्मेदारी लेकर के क्या देश के प्रधानमंत्री उन तमाम बेटियों से माफी मांगेंगे जो बलात्कार हुए हैं और जिनको सजा नहीं मिली है, जो छूट गए हैं? क्या मांगेंगे प्रधानमंत्री जी माफी? ठीक है संजय जी, मैं ये सवाल आरती, ठीक है मैं उनके पास जाऊंगी। संजय कुलकर्णी जी, अब इस सवाल को मैं और आगे लेकर जा रही हूं। जिस बात का बार बार जिक्र हो रहा है, असंवेदनशीलता, क्या बलात्कार को अब सिर्फ एक नंबर मान लिया गया है, सिर्फ एक आंकड़ा मान लिया है? ठीक है, आज ये घटना आई, चलो आगे बढ़ो, जीवन आगे चलता है, चलता चला जाएगा, फिर कल कोई घटना आई, परसों कोई घटना आई, वी हैव एक्सेप्टेड आवर फेट। मीनाक्षी, अभी देखेंगे आप, अगर आप इसको पूरा एनालाइज करेंगे तो तकरीबन मैं कहूँगा कि मोस्ट द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन इट या तो उसके सगी संबंधी हैं, या तो उसका हस्बैंड, एक्स हस्बैंड और सम फ्रेंड और मेल रिलेटिव, वही है। तो तकरीबन 90% तो उसके इर्द गिर्द वाले ही हैं।
जो 10% रिपोर्ट करते हैं पुलिस को जा करके, मुझे लगता है कम से कम वो जो महिलाएं हैं जिनमें हिम्मत है कि उनके साथ कार्रवाई हुई, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लगाई है, उनको तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जब वो सजा मिलेगी ऑटोमेटिकली आप देखेंगे वर्ड ट्रैवल्स। एक को आप सख्त सजा देंगे, बाकी लोग डर जाएंगे। सुमन जी, जब न्याय की बात हो रही है, जब केसेस के निपटारे की बात हो रही है, तो हम ये भी तो देखते हैं कि देश में ही दो परिस्थितियां दिखाई देती हैं, जो महानगरों में, शहरों में किस तरह से केसेस का निपटारा हो रहा है, और सुदूर गांव में जहां पंचायत सिस्टम अभी भी इस तरह से चल रहा है कि अगर किसी ने बदतमीजी की, महिला के साथ कोई अत्याचार किया, किसी और तरह का केस सामने आया, ठीक है, इस पे 2000 रुपए का जुर्माना लगाओ, छोड़ दो, इसको 4 जूते मारो, इसको पब्लिक शेम करो और छोड़ दो। ये जो परिस्थिति है, इससे भी तो निपटना होगा, क्योंकि सिर्फ बात शहरों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह से महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, वो केसेस सिर्फ पंचायतों तक इस तरह के न्याय व्यवस्था में सीमित ना रह जाएं, इसके लिए भी व्यवस्था की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा। उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, वुमेन एम्पावरमेंट। अगर मैं एजुकेट करती हूँ, अपॉर्चुनिटीज देती हूँ और एनकरेजमेंट देती हूँ, तो आई थिंक इससे एम्पावरमेंट से वुमेन में इतनी शक्ति आएगी कि वह खुद ही अपने जो अधिकार उनको कानून दे रहा है उसके लिए वो लड़ पाएंगी, उसको वो मांग पाएंगी। मैं प्रिंसिपल रही हूँ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मैं वुमेन पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की प्रिंसिपल थी, और मेरे को इतने इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स हैं जहाँ मेरी जो महिला कांस्टेबल्स भर्ती होती हैं 10 गाँव में एक, तो मैंने उनसे ऐसे लिखवाती हूँ 6 महीने के बाद कि पुलिस में आने के बाद मेरे जीवन में बदलाव, क्या बदलाव है, तो उसमें पता लगता है कि ये सिर्फ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं है, इसके अलावा जो सोशल और साइकोलॉजिकल और इमोशनल एम्पावरमेंट एक वर्दी का जो उनको मिलता है जब वो वापस जाती हैं पुलिस में आने के बाद, वो उसका एक अलग ही स्तर है। उसके लिए मतलब ये बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है जो दिल्ली पुलिस ने भी, MHA ने भी डिसाइड किया है कि 25% रिजर्वेशन वुमेन की होगी, और 2025 तक we will be 25% women force in Delhi. तो आई थिंक इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप। जो बात सुमन जी ने की, अगर मैं उसको थोड़ा सा और आगे लेकर जाऊं, और जेंडर इनइक्वालिटी की, संध्या जी अगर हम बात करें, कुछ नंबर्स मेरे पास हैं। हालांकि सुमन जी ने ये बात बहुत ठीक कही कि सिर्फ आंकड़ों में आप उस परिस्थिति को कंप्लीटली जज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके और भी कई डायमेंशंस होते हैं। लेकिन फिर भी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट 2022 की ये कहती है, इंडिया रैंक्स 135 अमंग अ टोटल ऑफ 146 कंट्रीज। 146 देशों में से भारत जेंडर गैप के मामले में 135वें नंबर पर आता है, जो कि इससे पहले साल 2012 की अगर बात करें तो 115 कंट्रीज में से 98वें नंबर पर था। यानी स्थिति पहले के मुकाबले थोड़ी सी खराब इन आंकड़ों में दिखाई देती है। आप जब लार्जली समाज में परिस्थितियों को देख रही हैं, क्या महिलाओं को जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन समाज में, बड़ी जॉब्स में, राजनीतिक सर्किट में मैं कहूं या हाउस में कहूं, इन सब जगहों पर पावरफुल पोजीशंस पर आप देख पा रही हैं? पहले के मुकाबले परिस्थितियां ग्राउंड पर क्या हैं? जी देखिए, पहले के मुकाबले में तो कुछ सुधरी हैं हाई लेवल पर, लेकिन उतनी नहीं सुधरी हैं। जैसे आप कोर्ट्स ही ले लीजिए, जो सबको न्याय देते हैं उसी में ही जजेस बहुत कम है, महिला जजेस बहुत कम है, महिला वकील बहुत कम है जो प्रैक्टिस चला पाती हैं, जो टिक पाती है, क्योंकि उन्होंने घर भी चलाना है और काम भी करने हैं, तो वो नहीं कर पाती है। और भी बहुत सारे आप पद देखिए उसमें, हाँ आज हमारी बेटियां IAS में, IFS में, IRS में टॉप कर रही हैं, ओलंपिक्स में टॉप कर रही हैं, हर जगह टॉप कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत भारी कमी है। वो मैं, इन्होंने किस तरीके से उसे नापा है वो मुझे नहीं मालूम, पर मैं भारत में जो देख रही हूँ पिछले 50 सालों से, मैं राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में हूँ, मैं देख रही हूँ कि महिलाओं की तरक्की हुई है घर से लेकर बाहर तक। डोमेस्टिक जो कल अपने आप को गृहिणी, या मैं तो हाउस वाइफ हूँ, उन्होंने भी अपने आप को डोमेस्टिक इंजीनियर कहना शुरू किया है कि नहीं, मैं डोमेस्टिक इंजीनियर। राव साहब, 3 सजेशंस जो आज एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन के रूप में इस बातचीत से आगे निकल कर जाएं, या अगर सरकार के प्रतिनिधि इस वक्त आपको सुन रहे हैं, चाहे वो राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे सेंट्रल लीडरशिप है, 3 सजेशन कंस्ट्रक्टिव आपकी तरफ से। जी मीनाक्षी जी, सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन है विल पावर ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स। जब तक ये कानून बनाना ठीक बात है, लेकिन प्रैक्टिकल उसको ज़मीन पर उतारना ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वेमेन के लिए, खासतौर से वेमेन एम्पावरमेंट की जो आज बात हुई है, बहुत ज़रूरी है।
आपने बिल्कुल सही कहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत से अवेयरनेस कुछ है, लेकिन दूर दराज के गांव में अभी भी नहीं है। बिल्कुल वहाँ पंचायती फैसले होते हैं, रिपोर्ट भी नहीं होती है, पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखती है, कई बार ऐसा होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है पॉलिटिकल विल की, और जितने भी वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव वो इस बात को इंश्योर करें कि विमेन के लिए सुरक्षा और उनकी जो एम्पावरमेंट है उसके ऊपर बात किया जाए। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा त्वरित न्याय। जब तक न्याय जब जल्दी नहीं होगा इन केसेस में, तब तक लोगों के पास मैसेज नहीं जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी बात एक ये है कि हमारा सामाजिक जो फैब्रिक है वो बदलाव हो, हमारे समाज के लोगों का, परिवार के लोगों का, और जो स्कूल और कॉलेज के लेवल पे जो मैन को उसकी जो मानसिकता है उसको चेंज करने की जरूरत है। ये तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। अगर ये तीनों पे हम बात करें, तीनों पे सरकार अपना विल पावर से काम करना शुरू कर दे, मैं समझता हूँ कि ये समस्या वेमेन के लिए जो प्रॉब्लम चल रही है ये सब खत्म हो जाने की। ठीक है, हमारी भी आज एक कोशिश थी कि बीते कुछ दिनों में, क्योंकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट लाल किले की प्राचीर से दिया, 15 सितंबर नहीं हो पाई है, और देश में जिस तरह की घटनाएं आई हैं सामने, उन्होंने सभी के दिल को चीर कर रख दिया है, लोगों को उद्वेलित किया है। बलात्कार या फिर किसी भी महिला के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो सिर्फ एक नंबर और सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये पूरे समाज को, हम सबको समझने की जरूरत है। बदलाव की शुरुआत तभी होगी जब न्याय होगा और होता हुआ दिखेगा। इसी नोट पर इस कार्यक्रम को मैं विराम दूंगी। बाकी आप सभी इस विषय पर अपने विचार बनाएं। बहुत धन्यवाद आप सभी का यहां पर जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।